नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। कोरोना संकट के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा ऐलान किया है। योग दिवस यानी कि 21 जून से देश में 18 साल से अधिक उम्र वाले सभी लोगों को मुफ्त वैक्सीन लगेगी। पीएम मोदी ने ऐलान यह भी किया कि राज्यों से वैक्सीनेशन का काम वापस लिया जाएगा और अब केंद्र सरकार ही वैक्सीनेशन का काम करेगी। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश की किसी भी राज्य सरकार को वैक्सीन पर अब कुछ भी खर्च नहीं करना होगा। सभी देशवासियों के लिए केंद्र सरकार ही मुफ्त वैक्सीन को उपलब्ध करवाएगी। वैक्सीन निर्माताओं से कुल वैक्सीन उत्पादन का 75% हिस्सा केंद्र सरकार खुद खरीदकर राज्य सरकारों को मुफ्त देगी। तो देश में बन रही वैक्सीन में से 25% प्राइवेट सेक्टर्स के अस्पताल सीधे ले पाएंगे। तो वैक्सीन पर उठ रहे सवालों को लेकर के प्रधानमंत्री ने विपक्ष को भी जवाब दिया, तो जनता से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील भी की। सबसे पहले आपको प्रधानमंत्री का बयान सुनाते हैं, उसके बाद बड़ी बहस में खास मेहमानों के साथ आज इसी पर करेंगे चर्चा। आज ये निर्णय लिया गया है कि राज्यों के पास वैक्सीनेशन से जुड़ा जो 25% काम था, उसकी जिम्मेदारी भी भारत सरकार उठाएगी। ये व्यवस्था आने वाले 2 सप्ताह में लागू की जाएगी। इन 2 सप्ताह में केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर नई गाइडलाइंस के अनुसार आवश्यक तैयारी कर लेंगी। संयोग है कि 2 सप्ताह बाद 21 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी है। 21 जून सोमवार से देश के हर राज्य में 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। जब भारत की वैक्सीन आई तो अनेक माध्यमों से शंका आशंका को और बढ़ाया गया। वैक्सीन न लगवाने के लिए भांति भांति के तर्क प्रचारित किए गए। इन्हें भी देश देख रहा है। जो लोग वैक्सीन को लेकर आशंका पैदा कर रहे हैं, अफवाहें फैला रहे हैं, वो भोले भाले भाई बहनों के जीवन के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसी अफवाहों से सतर्क रहने की जरूरत है। मैं भी आप सबसे, समाज के प्रबुद्ध लोगों से, युवाओं से अनुरोध करता हूं कि आप भी वैक्सीन को लेकर जागरूकता बढ़ाने में सहयोग करें। तो वहीं प्रधानमंत्री ने देशवासियों से सावधानी बरतने की भी अपील की है। क्या कुछ प्रधानमंत्री ने कहा, यह भी सुनिए। में ढील दी जा रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारे बीच से कोरोना चला गया है। हमें सावधान भी रहना है और कोरोना से बचाव के नियमों का भी सख्ती से पालन करते रहना है। मुझे पूरा विश्वास है हम सब कोरोना से इस जंग में जीतेंगे। भारत कोरोना से जीतेगा। तो प्रधानमंत्री के देश के नाम संबोधन को तो आपने सुन लिया। एक तरफ तो वैक्सीनेशन की बात है, लेकिन दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि हरियाणा के अंदर भी अब अनलॉक 2 की जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ती हुई दिख रही है। और ऐसे में गुरुग्राम के अंदर क्या स्थिति है, इसका भी जायजा हमारे सहयोगी ने लिया है। आप देखिए। कोविड के घटते मामलों को देखते हुए देश के कई राज्यों में अब अनलॉक हो चुका है, लेकिन कई राज्य ऐसे भी हैं जहां अभी भी लॉकडाउन कुछ समय के लिए जरूर लगाया गया है। हम हरियाणा की बात करें तो इस वक्त हम हरियाणा के गुरुग्राम में मौजूद हैं और आपको दिखाना भी चाहेंगे, गुरुग्राम की तस्वीर बताना चाहेंगे कि गुरुग्राम में तो महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के तौर पे 14 तारीख तक के लिए 1 सप्ताह के लिए इस लॉकडाउन को बढ़ाया गया। हालांकि ये समय के अनुसार है, क्योंकि सुबह 10 से लेकर के शाम के 6 बजे तक व्यापारियों को छूट दी गई है अपनी दुकानें खोलने के लिए, अपने बाजार खोलने के लिए। यही कारण है कि अब चहल पहल जो है वो सड़कों पर नजर आने लगी है, बाजारों में नजर आने लगी है। हालांकि अभी भी
पुलिस के द्वारा सख्ताई जरूर की जा रही है। हम हरियाणा की बात करें, क्योंकि लगातार मामलों में काफ़ी सुधार आया है, काफ़ी मामले घट चुके हैं। और गुरुग्राम की बात करें, जहां कभी 5600-5800 मामले प्रतिदिन आते थे, तो वहां अगर आज की बात करें तो तकरीबन 50 के करीब मामले सामने आए हैं। और कुल अगर एक्टिव केसों की भी बात करें तो लगभग 750 के करीब है, जिनमें 700 करीब ऐसे हैं जो अपने घरों में ही आइसोलेशन में। तो आपको हम गुरुग्राम के बाज़ारों की तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। ये रौनक ज़रूर दोबारा से अब दिखने लगी है, बाज़ारों में ज़रूर भीड़ आने लगी है। हालांकि ये ज़रूर है, इसमें कोई दो राय नहीं, कि लोग अपने घरों से जब बाहर निकलते हैं भीड़ ज़रूर हो जाती है। कहीं ना कहीं ये ज़रूर हालात नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कुछ जगहों पर ऐसा भी होता है कि दुकानों पर जहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की भी अगर बात करें तो वो पालना नहीं होती, कुछ जगहों पे भीड़ ज़्यादा एकत्रित हो जाती है। जिस तरीके से हम यहाँ तस्वीरों में भी आपको दिखाएंगे कि कुछ जगहों पे इस तरह के हालात ज़रूर रहते हैं। तो वहीं पुलिस के द्वारा भी जगह जगह चेकिंग जो है वो की जा रही है। जो लोग बिना मास्क के नज़र आते हैं, बिना किसी कारण के घर से बाहर निकलते हैं, ये ज़रूर जांचा जा रहा है कि आखिर वो किस कारण से यहाँ निकल रहे हैं। अगर किसी ने मास्क नहीं लगा रखा, किसी तरीके से नियमों की अनदेखी कर रहे हैं, उसके लिए जगह जगह बैरिकेटिंग करके, नाके लगा करके ज़रूर पुलिस के द्वारा चालान भी किए जा रहे हैं। लोगों के खिलाफ मुकदमे भी दर्ज किए जा रहे हैं, कार्रवाई की जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं अब अगर बात करें हरियाणा में, क्योंकि लॉकडाउन को महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा का नाम दिया गया और 1 सप्ताह के लिए अभी ये बढ़ाया गया है। जहां हम बाज़ारों की बात करें, इसका समय 6 बजे तक का शाम का, तो वहीं मॉल्स, बार, रेस्टोरेंट जो हैं रात 8 बजे तक खुल सकते हैं। ये तमाम नियम रखे गए हैं। 21 लोगों को किसी भी शादी में या किसी भी अन्य कार्यक्रम में जाने की अनुमति है, कितने लोग रह सकते हैं, तमाम नियमों के साथ। लेकिन लोग जरूर अब घरों से बाहर निकलने लगे हैं। लंबे समय तक ये बाजार सुनसान थे, सड़कें सुनसान थी, अब सड़कों पर भी चहल पहल नजर आती है। बाजारों में भी हालांकि पुलिस के द्वारा अभी भी तमाम लोगों की जांच जरूर की जा रही है, जो लोग बिना किसी कारण के घरों से बाहर निकल रहे हैं या किसी भी तरीके से मास्क की या सुरक्षा में कहीं ना कहीं अनदेखी करते हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। गुरुग्राम से कैमरामैन गीतम के साथ दीपक शर्मा, इंडिया। तो वहीं आज प्रधानमंत्री के राष्ट्र के नाम संबोधन के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने क्या कुछ कहा है, इसको भी सुनिए। आज प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार योगा दिवस से 18 वर्षीय आयु से ऊपर के सभी लोगों के लिए भारत सरकार की ओर से फ्री वैक्सीन उपलब्ध कराने का जो निर्णय लिया है, मैं उसकी सराहना करता हूं, प्रशंसा करता हूं। किस प्रकार से आपने संपूर्ण देश की चिंता एक साथ की है। जब राज्यों पर इस मामले को छोड़ा गया तो कुछ राज्य बहुत बेहतर कर रहे थे, लेकिन कुछ राज्य बहुत बेहतर नहीं कर पा रहे थे। अब सारे देश का दायित्व जिस प्रकार केंद्र सरकार ने लिया है वो अभिनंदनीय है, वंदनीय है। तो प्रधानमंत्री ने आज देश को संबोधित करते हुए आज किन प्रमुख बातों का जिक्र किया है, एक बार ग्राफिक के जरिए भी आपको ये दिखा देते हैं। चूंकि प्रधानमंत्री ने आज संबोधन में ये बड़ी बातें कही हैं। बड़ी बात यह थी कि बीते 100 सालों में ऐसी महामारी नहीं आई। इसी के साथ शुरुआत प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन की है। देश में कई मोर्चों पर एक साथ इस लड़ाई को लड़ा है। कई लोगों ने अपने अपने परिजनों को इस महामारी के दौरान खो दिया है। ये बात भी प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कही। तो 100 साल की सबसे बड़ी त्रासदी थी, प्रधानमंत्री ने इस बात का भी जिक्र किया। फिर प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि इतिहास में इतने मेडिकल ऑक्सीजन की ज़रूरत इससे पहले कभी नहीं पड़ी है। ये बात भी प्रधानमंत्री ने कही। मेडिकल ऑक्सीजन सप्लाई युद्ध स्तर पर की गई, इस बात का भी जिक्र प्रधानमंत्री ने आज अपने 30 मिनट के संबोधन के अंदर किया। फिर दवाइयों को लेकर के भी उन्होंने कहा कि देश के अंदर दवाइयों का प्रोडक्शन बढ़ाया गया। महामारी में सबसे ज़रूरी कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना है, इस पर एक बार फिर से प्रधानमंत्री ने फोकस किया। तो प्रधानमंत्री के संबोधन में आज ये कुछ प्रमुख बातें रहीं जिनका उल्लेख हुआ है। भारत में वैक्सीन अगर नहीं बनती तो क्या होता, यह बात भी प्रधानमंत्री ने कही। और विदेशों से वैक्सीन लेने में दशकों लगते थे पहले, और वैक्सीन ही हमारा सुरक्षा कवच है। और ये कहते हुए प्रधानमंत्री ने वैक्सीनेशन को लेकर के भी बड़ा ऐलान किया, जिसमें अब 18 से ऊपर वाले जितने भी आयु वर्ग के लोग हैं उन सभी को मुफ्त में वैक्सीन लगने की बात प्रधानमंत्री ने कही है। तो 23 करोड़ वैक्सीन के डोज अब तक दिए जा चुके हैं, ये बात भी प्रधानमंत्री ने आज अपने संबोधन में कही। और इसी के साथ आज की बड़ी बहस के कुछ अहम सवाल हैं, उस पर भी नजर डालते हैं, फिर चर्चा में आगे बढ़ेंगे। आज की बड़ी बहस का पहला सवाल यह है कि वैक्सीन को लेकर के जो सियासी किचकिच हो रही है, क्या वो अब बंद हो जाएगी? क्योंकि आज प्रधानमंत्री ने वैक्सीन को लेकर के बड़ा ऐलान किया है। आज की बड़ी बहस का दूसरा सवाल यह है कि आखिर वैक्सीन पर भ्रम कौन फैला रहा है? ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। सवाल ये भी है कि आखिर छूट मिलते ही लोग या फिर जनता लापरवाह होती हुई क्यों दे रही है? ये भी अपने आप में बहुत अहम सवाल है, चूंकि अभी भी रिपोर्ट आपने देखी कि कैसे लोग लापरवाही बरत रहे हैं।
तो आज के प्रधानमंत्री के संबोधन और उसको लेकर के वैक्सीन और वैक्सीन से जुड़े हुए जो तमाम सवाल हैं, आज इसी पर चर्चा करते हैं। कुछ मेहमान मेरे साथ जुड़ गए, उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूं। प्रवीण अत्रे जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। प्रवीण अत्रे जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। बजरंगदास गर्ग जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। बजरंगदास गर्ग जी, आपका भी स्वागत। रजत पंजेटा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनेलो के प्रवक्ता हैं। रजत पंजेटा जी, आपका भी स्वागत। और डॉक्टर एमपी सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप नोडल अधिकारी हैं। डॉक्टर एमपी सिंह जी, आपका भी बहुत स्वागत है। प्रवीण जी, आज चर्चा की शुरुआत में सबसे पहले आपसे ही करूंगा। प्रधानमंत्री ने आज इन बातों को कहा, उन बातों को आज देश ने सुना क्योंकि राष्ट्र के नाम ये संबोधन था। एक तो वैक्सीन को लेकर के बड़ा ऐलान प्रधानमंत्री ने किया और इसके अलावा जो फूड आप लोग प्रोवाइड करा रहे हैं उसको और एक्सटेंड करते हुए नवंबर तक कर दिया कि 80 करोड़ परिवार को वो मिलता रहे। लेकिन सवाल वैक्सीनेशन को लेकर के जो बार बार विपक्ष उठाता था, क्या अब हम ये मान के चलें कि आज जिस तरीके से केंद्र सरकार ने कहा कि वो पूरी जिम्मेदारी अब ले रहे हैं, इसके बाद ये सवाल उठने कम हो जाएंगे? कैसे इसको देख पाए और आज के प्रधानमंत्री के संबोधन के क्या मायने? देखिए आयुष, जहां तक विपक्ष का सवाल है, कुछ राजनीतिक दल केवल आलोचना के लिए आलोचना करते हैं और कुछ राजनीतिक दल उस आलोचना में झूठ को भी सम्मिलित करते हैं। देखिए, जिस तरह से आज देश के प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित करते हुए बताया कि जो दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन ड्राइव जो है हमारे देश में शुरू हुई 16 जनवरी को, उसमें जो निर्णय लिए गए थे कि सबसे पहले जो हेल्थ वर्कर्स हैं, कोरोना वॉरियर्स हैं, उनको भी शुरुआती वैक्सीनेट किया जाएगा। और वजह भी बताई क्योंकि WHO की गाइडलाइन थी, एक्सपर्ट की जो राय थी, उसके अनुसार सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीनेट करना इसलिए जरूरी था कि अगर इस महामारी में हेल्थ वर्कर्स वैक्सीनेट ना होते तो उस वक्त स्थिति क्या होती, ये समझने की जरूरत। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से, मैंने पहले भी एक चर्चा में जिक्र किया था कि बाकायदा 15 मार्च को कांग्रेस अपनी CWCT की मीटिंग बुलाती है, प्रस्ताव पारित करती है, प्रधानमंत्री जी को भेजती है और उसमें ये मांग करती है कि ये जो वैक्सीनेशन हो रहा है इसको डिसेंट्रलाइज किया जाए, मतलब राज्यों को भी इसके अंदर जिम्मेवारी दी जाए। ये 15 मार्च को कांग्रेस मांग करती है। उसके बाद 9 अप्रैल को राहुल गांधी जी जो बाकायदा अपने ट्वीट के जरिए, क्योंकि वो तो आजकल ट्वीट ही करते हैं, वैसे तो जनता के बीच में आती नहीं, वैसे तो छुट्टियां मनाने जाते हैं, लेकिन ट्वीट के जरिए वो मांग करते हैं कि केंद्र सरकार अपने हाथ में ही क्यों वैक्सीनेशन का काम रखे हुए है, इसको डिसेंट्रलाइज क्यों नहीं करती। और जब केंद्र सरकार ने बाकायदा मुख्यमंत्रियों की मीटिंग के अंदर जब इस विषय पे चर्चा होती है तो 18 से लेकर 44 तक की आयु के लोगों को वैक्सीनेट करने का दायित्व प्रदेश सरकारों को दे दिया जाता है। अब देखिए क्या राजनीति शुरू होती है। वही कांग्रेस पार्टी और वही सोनिया गांधी 12 अलग अलग पार्टी के नेताओं से साथ मिलकर एक पत्र लिखते हैं और उसमें फिर ये मांग करते हैं कि केंद्र सरकार राज्य सरकारों को दायित्व क्यों दे रही, केंद्र सरकार खुद क्यों ये काम नहीं करती। और आज जब देश के प्रधानमंत्री ने ये कहा कि 18 से 44 तक के लोगों को भी केंद्र सरकार मुफ्त वैक्सीनेशन लगाएगी वैक्सीनेशन, तो आज तुरंत कांग्रेस में झूठों के सरदार रणदीप सुरजेवाला मीडिया के सामने। अब वो रणदीप सुरजेवाला क्या बोल रहे हैं वो बहुत हैरान करने वाला है उनका वक्तव्य है। और मैं तो खुद सोच रहा था कि झूठ तो आदमी बोले, लेकिन ये तो झूठ का तूफान है। वो क्या कहते हैं अपने वक्तव्य में, वो ये कह रहे हैं कि साहब केंद्र की जो टीकाकरण नीति है ये मुनाफाखोर नीति। हैरानी होती है, कांग्रेस की पंजाब सरकार टीका खरीद के प्राइवेट हॉस्पिटल को बेच देती है, 660 रुपए मुनाफा कमाने की कोशिश करती है। रणदीप सुरजेवाला केंद्र सरकार को मुनाफा कमाने वाली बात करते हैं। सबसे दूसरी बात, रणदीप सुरजेवाला बोलते हैं कि साहब देखिए, जो सरकार ने 25% टीका प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए कहा है, उसके अंदर पत्रकारों को खरीद के लगवाना पड़ेगा, उसके अंदर MSME चलाने वालों को खरीद के लगवाना पड़ेगा, उसके अंदर जो नौकरी पेशा है उनको खरीद के लगवाना पड़ेगा। आयुष, इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है। हरियाणा प्रदेश के अंदर सभी पत्रकार भाइयों को हरियाणा सरकार ने मुफ्त टीका लगाया, सभी जानते हैं। और जहां तक MSME की बात है, मैं भी छोटे सा MSME चलाता हूं, मेरे सारे कर्मचारियों को सरकारी टीका मुफ्त में लगा है और कहीं पे भी सरकार ने ये नहीं कहा। सरकार ने केवल ये कहा है कि कुछ लोग नहीं चाहते प्राइवेट हॉस्पिटल जाना, तो उनके लिए सरकारी अस्पताल में भी प्रबंध है और उसमें भी अस्पताल के ऊपर एक लिमिट लगा दी कि वो 150 रुपया सर्विस चार्ज ले सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन झूठों के सरदार झूठ बोलने के लिए फिर सामने आ जाते हैं और झूठों के सरदार फिर एक बात और बोलते हैं। वो कहते हैं कि साहब देखिए 1962 में ट्यूबरक्लोसिस जो है ना, उसकी वैक्सीनेशन इस देश के अंदर शुरू होगी। लेकिन वो झूठ बोलते बोलते एक सच भी बोल जाते हैं।
वो कहते हैं कि साहब 2011 के अंदर हमने ये वैक्सीनेशन पूरा कर लिया था, मतलब 1962 में आपने शुरू किया, 2011 में आपने पूरा किया, तो साल कितने लगे? 38 एक और 11 एक, मतलब 49 साल लग गए आपको, आपके कहे अनुसार। ये मेरे तथ्य नहीं है, ये तथ्य झूठों के सरदार के। आपके कहे अनुसार आपको 49 साल लग गए, और उसके बाद भी आप ये आवाज उठाते हो कि केंद्र सरकार ने वैक्सीनेशन में देरी कर दी। अब दूसरी को वो खुद एक आंकड़ा देते हैं। देखिए इनकी खास चीज क्या है, जब ये कोई आलोचना करने लगते हैं तो एक कलाकारी करते हैं आंकड़ों के साथ। उस वक्त ये संख्या की बजाय प्रतिशत में बात करेंगे। इन्होंने क्या कहा कि देखिए प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 23 करोड़ डोज जो है वो आज देश में अब तक दिए जा चुके हैं। उसका अगर हम देखिए वो तो मात्र 3.25%, 4% बनता है। और फिर वो दूसरे देशों का उदाहरण लेते हैं। उनसे सवाल पूछने वाला ये है कि देश की आबादी 130 करोड़ से ज्यादा है, 23 करोड़ को जो है वैक्सीनेट किया जा चुका है। लेकिन अगर जिन देशों से वो तुलना करते हैं, मैं उदाहरण के तौर पे बता देता हूं, जर्मन के अंदर 5 करोड़ डोज दिए गए हैं और जर्मन की आबादी है 9 करोड़। तो झूठों के सरदार के हिसाब से तो वो 50% से ज्यादा हो गया। क्योंकि इन्होंने आलोचना करनी है तो इसलिए संख्या की बात नहीं करेंगे, ये डिनोमिनेटर के अंदर आलोचना के नाम पर सिर्फ आलोचना। बजरंग दास जी, क्या अब वैक्सीनेशन को लेकर के अभी भी सवाल रहेंगे? चूंकि अब तो केंद्र कह रही है कि भाई वो वैक्सीनेट करने वाले 21 जून से। और जवाब दीजिए प्रवीण जी की बात का। आयुष जी, वैक्सीन का मुद्दा देश और प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी ने उठाया था, और कांग्रेस पार्टी लगातार ये मांग करती आ रही है कि आप सभी जनता के, हर नागरिक को वैक्सीन लगे और मुफ्त में वैक्सीन लगे। और आपको पता 4 तारीख को भी राष्ट्रपति के नाम पूरे देश के जिला मुख्यालय के ऊपर हमने ज्ञापन दिए थे। इससे पहले भी कई बार हमने इसके बारे में आंदोलन किया है। आज जो वैक्सीन का जो फैसला लिया है मुफ्त वैक्सीन लगाने का, ये कांग्रेस की जो बदौलत है। कांग्रेस ने ये मुद्दा बनाया, कांग्रेस ने मुद्दा उठाया, कांग्रेस ने बार बार इनको सरकार को चताया, जब जाके केंद्र सरकार ये जागी है। आज प्रधानमंत्री जी ने देश के नाम संदेश दिया और खुद प्रधानमंत्री जी ने कहा 100 साल बीत गए, आज तक मैंने इतनी बड़ी मतलब महामारी देश के अंदर नहीं देखी। अब मोदी साहब खुद मांग रहे हैं कि 100 साल हो गए, इससे बड़ी महामारी नहीं देखी। भाई तो आपने किया क्या? कोरोना महामारी के अंदर आपने जनता को क्या राहत दी? लोगों ने बंद दुकानों का, बंद फैक्ट्री का, बिजली का बिल, हाउस टैक्स, पानी के बिल, दुकानों का किराया, बैंक ब्याज, बैंकों की किस्ती दी। आपने कोई छूट दी? आपने कोई राहत दी? मोदी साहब से कोई पूछने वाला हो? आप खुद कह रहे हो इतना बड़ा तबाही मैं 100 साल के अंदर मैंने नहीं देखी। कोई छूट नहीं, कोई छूट की बात नहीं। और मोदी साहब खुद कह रहे हैं 23 करोड़ व्यक्ति के अब तक वैक्सीन लगी है। आप देख रही आयुष जी, आज भारत देश में कितनी जनता है, डबल डोज के हिसाब से आप आंकड़ा लगा लो, उसके परसेंटेज फैला लो। भाई कितने साल में लगाओगे आप वैक्सीन, कितने साल में पूरी करोगे? और एक तरफ मोदी साहब कहते हैं कि हमने 10 गुना मेडिकल ऑक्सीजन का पैदावार को हिंदुस्तान में बढ़ाया है। भाई तो आपने 10 गुना बढ़ा दिया, तो ऑक्सीजन की ब्लॉक क्यों हुई? पूरे देश के अंदर ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं मिले, उनकी ज्यादा ब्लैक होती रही, तो क्यों ब्लैक हुई? जो टिक्के थे उनकी टिक्कों की ब्लैक क्यों हुई? आपकी नाक के नीचे, आपकी आंख के नीचे देश के अंदर ये बर्बादी हुई। यहां तक कि कोरोना महामारी के अंदर लाखों लोग, लाखों व्यापारी इस कोरोना महामारी में भाई मौत के घाट जा चुके हैं आपके सामने। मेरी सरकार से ये एक मांग है, भाई कोरोना महामारी के अंदर जो भी व्यक्ति है, जो भी व्यापारी मरा है, कम से कम 10 लाख रुपए आर्थिक मदद उसके परिवार को, सरकार को देनी चाहिए। और जहां तक कि आप देखो करोड़ों लोग कोरोना महामारी के कारण, सरकार की गलत नीतियों के कारण व्यापार में लोग पूरी तरह से ठप पड़े हैं। करोड़ों लोग। ठीक है गर्ग साहब, आप ये डिमांड करते रहिएगा, वो डिमांड करते रहिएगा, इसको लेकर के ज्ञापन भी देते रहिएगा। देखते हैं ये लोग आपकी बात को सुन रहे हैं कि नहीं। लेकिन मुझे एक बात बताइए गर्ग साहब, आज तो प्रधानमंत्री ने जो बात कही, कम से कम उसको तो आप मानते हैं ना कि ठीक है, चलिए ये फैसला बढ़िया है, और आप मान रहे हैं कि वैक्सीनेशन की जो ड्राइव है उसमें तेजी आएगी, कम से कम इसका स्वागत करना चाहिए?
आयुष जी, मैंने पहले आपसे पहले कह चुका हूं, मोदी साहब ने फैसला ठीक लिया है, मगर इस फैसले को करवाने में कांग्रेस पार्टी की मुख्य अच्छा, भूमिका कांग्रेस है। पार्टी की भूमिका, मतलब कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे को उठाया, उनके दबाव में आकर के फैसला लिया गया है। ठीक है, बिल्कुल, ठीक है, इसका मैं दबाव जवाब ले में लूंगा। डालो। पंजेटा जी, एक रिएक्शन में पंजेटा जी का चाहूंगा। पंजेटा जी, आज के प्रधानमंत्री के संबोधन को कैसे देख रहे हैं आप? आज के देखिए आयुष जी, आज के जो प्रधानमंत्री जी का जो उनको आना पड़ा, जो हमारा पिछला डिबेट था, जो जहां से छोड़ के गए थे वहीं से शुरुआत करते हैं। ये तो सुप्रीम कोर्ट के दबाव की वजह से, क्योंकि 2 हफ्ते में उनसे जो एफिडेविट मांगा है कि आप अपनी नीति भी बदलना चाहें तो नीति बदलिए। राइट ऑफ इक्वालिटी आर्टिकल 14 है, सभी को टीका लगना चाहिए। जो आपका आपने प्रावधान किया था 32,000 करोड़ का, सभी को मुफ्त टीका लगना चाहिए, वो सारा का सारा ये सुप्रीम कोर्ट के दबाव में आज मजबूरी में प्रधानमंत्री जी को आके मन की बात करनी पड़ी। और ये सारा का सारा जो कांग्रेस पार्टी श्रेय ना ले, दिल्ली की, मैं बोलता रहा हूं इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से, दिल्ली की सरकार बोलती रही है, महाराष्ट्र की सरकार बोलती रही है, केरल के बोलते रहे हैं लेफ्ट वाले, ममता बनर्जी बोलती रही है। ऐसी कौन सी सरकार है जिसने टीका के बारे में नहीं बोला? तो कांग्रेस जो है ये स्मार्ट वर्क करना बंद करे, ये हार्ड वर्क करना शुरू कीजिए। सुप्रीम कोर्ट की जो फटकार लगी, आपने उसकी गाइडलाइन का जो विज्ञापन बना के आपने प्रस्तुत कर दिया। अब मैं 2-3 बातें जो अत्रे जी ने उठाई उसका जवाब देना चाहूंगा। ठीक है जी, हेल्थ वर्कर की ये बात कर रहे थे। आज मैं अभी एक चैनल के ऊपर डॉक्टर अनिल गोयल है, वित्त सचिव IMA के, उनको सुन रहा था। वो बोल रहे थे कि सेकेंड वेव में कम से कम हम 600 के लगभग डॉक्टर खो चुके हैं जिनको कोरोना वैक्सीन की 1 डोज लगी थी सिर्फ, और बहुत कम लोग हैं, 3% को सिर्फ 3% है जिनको 2 डोज लगी थी। जो 600 खोए हैं उनमें से, वो जो 600 खोए उनमें से कईयों को 1 डोज लगी थी, कईयों को डोज लग भी नहीं पाई। अब ये बात करते, आज ये प्रधानमंत्री जी ने बात करी। अब तो मैं अत्रे जी, अच्छा आज डिबेट में अत्रे जी आ गए, तो पिछली बारी जो ये बोल गए थे कि रजत पंजेटा जी ये बताना, ये कहकर इन्होंने, मेरे को वक्त नहीं मिला था तो ये कहकर इन्होंने डिबेट खत्म किया कि रजत पंजेटा जी ये बताना भूल गए कि अमेरिका ने 3 दिन पहले ही जो ये फाइजर और मॉडर्ना है इस वैक्सीन के ऊपर से रोक हटाई है। ये बात आपने कही थी प्रवीण अत्रे जी पिछले डिबेट के अंदर। ठीक है जी, और वो उसका भी जवाब दूंगा मैं, जो हैदराबाद वाली जो आपने बात कही थी उसके ऊपर भी जवाब दूंगा। तो मैं प्रवीण अत्रे जी को ये बताना चाहूंगा, ये बता दो एक बार, फिर मैं आपका जवाब देने में आसानी रहेगी। क्या अत्रे जी? जो आपने जिन डॉक्टर साहब का भी नाम लिया, जिन डॉक्टर साहब का भी नाम लिया आपने, वो कहाँ के थे, कहाँ से संबंधित थे? डॉक्टर अनिल गोयल, वित्त सचिव IMA, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। किस स्टेट से संबंधित थे, किस स्टेट से? अरे मैं आपको डेजिग्नेशन बता रहा हूँ IMA। अरे मैं इंडियन मेडिकल तो ऑल इंडिया लेवल पे होता है, मैं कह रहा हूँ किस स्टेट से, किस स्टेट के नहीं? आप 1 मिनट मुझे बोलने दीजिए। मैं मुझे थोड़ा सा रिकलेक्ट करने में आसानी हो जाएगी, बस फिर आगे बढ़िएगा। मैंने आपको, फिर आगे बढ़िएगा, वो आप इंटरनेट पे ढूंढ लीजिएगा, मैंने आपको पूरी डेजिग्नेशन दे दी है। फिर आपकी जानकारी दूंगी। चलिए पंजेटा जी, आगे बढ़ते हैं, देखिए समय की फिर कमी रह जाएगी, आपके जवाब पूरे नहीं हो पाएंगे। पंजेटा जी बहुत जल्दी से। आयुष जी, मैं इनको कहना चाहूंगा, प्लीज अत्रे जी को बीच में डिस्टर्ब ना कीजिए, बाद में बात कर लेना। मेरा समय के बीच में सवाल पूछने का हक तो एंकर का है। बोलिए ठीक है आयुष जी, इन्होंने ये कहकर ये कैसे गुमराह करते हैं, पहले तो ये बहाना ये लगाते रहे कि -70 चाहिए, तो उन्होंने उस दिन आपको ये भी बोला कि आप चेक कर लीजिए। आयुष जी ने चेक किया, बिल्कुल आपसे नहीं पूछा। पंजेटा जी मुझे अच्छा लगता है कि डिबेट में कंटिन्यूटी बनी रहती है, आप लोग हर रोज एक बात का जवाब देते रहते हैं, ये अच्छी बात है, क्लैरिफिकेशन होता रहे। लेकिन पंजेटा जी थोड़ा सा जल्दी, क्योंकि समय फिर कम रहता है, फिर आपकी बात ही अधूरी रह जाएगी। पंजेटा जी, आयुष जी मुझे समय दीजिएगा, मैं भी यही बोलना चाह रहा था कि आयुष जी आपने वो पता करके बताया था, तो आयुष जी आज मेरी रिक्वेस्ट है, आप इनको ये पता करके बताइए कि जो वायल्स के लिए रेफ्रिजरेटर टेम्परेचर चाहिए क्या नहीं चाहिए। ये पहले आज देश के प्रधानमंत्री, आप कर लीजिए चेक। नहीं पंजेटा जी, मैंने वो पूरी डिटेल रिपोर्ट पढ़ी है, उसमें दोनों चीजें हैं, वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए अलग है और उसको अगर आप ला सकते हैं तो उसको आप रेफ्रिजरेट कर सकते हैं, उसका टेम्परेचर अलग है, वो मैंने पढ़ा है। पंजेटा जी अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब मैं, यानी आप मानते हैं मैं ठीक था? जी। तो अत्रे जी
ये कोई एग्जाम नहीं है ठीक गलत का। चलिए देखिए, हम लोग उलझे रह जाएंगे, ठीक है, उस बात को छोड़िए, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अगर आप हम लोग वहीं पे अटके रह जाएंगे। आज प्रधानमंत्री का संबोधन, आज वैक्सीनेशन पर रहते हैं थोड़ा सा, ठीक है पंजेटा जी, अगर अत्रे जी डिस्टर्ब ना करे तो अत्रे जी को आज मैं भाई आप ही नहीं आगे बढ़ रहे हो। ठीक है पंजेटा जी, हम लोग इस पर फिर डिस्कशन करेंगे। पंजेटा जी ठीक है, पंजेटा जी ठीक है, कंप्लीट करें। अत्रे जी, अच्छा, अत्रे जी नहीं अत्रे करेंगे जी ने- सब, आप अपनी बात रखें। ठीक है जी। तो आयुष जी, तो प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि ग्लोबली जो है वैक्सीन की शॉर्टेज है, और अत्रे जी ने कहा 3 दिन पहले ही अमेरिका ने रोक हटाई है। तो मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि अगर 3 दिन पहले अमेरिका ने रोक हटाई है तो इजराइल में 14 मिलियन डोजेस 9 दिसंबर, आप नोट, ये खासकर अत्रे जी के लिए तारीख भी नोट करते रहिए, 9 दिसंबर 2020 को फाइजर की 14 मिलियन डोजेज अराइव हुई, 19 दिसंबर 2020 को वैक्सीनेशन स्टार्ट हुई। यूके में 8 दिसंबर 2020, वो जिनको हुआ है वो बहुत एज्ड लेडी थी, वो आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा। सिंगापुर में 22 दिसंबर 2020, ये लाइव मिंट की रिपोर्ट है। ऑस्ट्रेलिया में 15 फरवरी, जर्मनी में 26 दिसंबर 2020, जून में तो वहां खत्म ही होने की, उन्होंने, उनके प्रधानमंत्री ने कहा जून तक तो हम खत्म ही कर देंगे वैक्सीनेशन। टर्की के अंदर 4.5 मिलियन डोजेज मार्च 2021। अब आपको मैं बताता हूं हमारा हाल क्या है, ऐसे परवीन अत्रे जी जैसे लोगों की वजह से हमारे देश का हाल क्या है। अभी तो मैंने आपको जिक्र किया था आयुष जी, अभी तो मैंने आपको जिक्र किया था ठीक है आयुष जी, अभी तो पंजेटा जी जल्दी आगे आयुष जी, बढ़ते हैं। बिल्कुल आयुष जी, मैं तो 2 मिनट में बात खत्म कर लूंगा अपनी। अभी तो जीडीपी और पर कैपिटा इनकम में बांग्लादेश आगे आया है। अत्रे जी जैसे लोगों की वजह से, अत्रे जी, बांग्लादेश में फाइजर अवेलेबल आ गई, क्योंकि उन्होंने कब टेंडर दिया था, 6 जून, 2 जून को 70 लाख डोजेज तो फाइजर की इंडिया को भी दे रहा है अमेरिका। आपको जानकारी है नहीं, आप यहाँ पे झूठ पे झूठ बोलते हो। आपको पता है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइबिलिटीज होती है, पॉलिसी लाइबिलिटीज किसी भी कंट्री की, उस पॉलिसी लाइबिलिटीज के थ्रू कंट्री ऑब्जेक्टिव देता है। मैंने शायद आपको बताया भी था, 1999 में एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, जिसमें यह निर्णय हुआ था कि मैन्युफैक्चरर कंट्री जो है जरूरतमंद देश को। चलिए, मुझे लग रहा है पंजेटा जी पिछले डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं कि आज प्रधानमंत्री ने जो बात कही है, थोड़ा उस पर स्पेसिफिक होकर के, पंजेटा जी आपको लगता है कि प्रधानमंत्री ने जो बात आज कही उसके बाद वैक्सीनेशन ड्राइव में कुछ तेजी आएगी या नहीं होगा? आयुष जी देखिए, मुझ में कितनी मैनर्स हैं कि मेरे वक्त में अगर प्रवीण अत्रे जी ने कोई बात बोली तो मैंने आपको सुना, मैंने आपको बीच में नहीं टोका। पंजेटा जी देखिए, फिर कितनी आपसी manners आरोप रखी है। प्रत्यारोप में ही समय चला जाता है। पंजेटा जी, मैं नहीं, कह रहा हूं थोड़ा सा बढ़े, आगे बढ़े। आरोप प्रत्यारोप नहीं, आप अत्रे जी ये क्यों नहीं बोलते कि वो लीगल इंडेमनिटी मांग रहे हैं फाइजर वाले, और फाइजर को उसके ऊपर तो गवर्नमेंट ने एग्री कर लिया है, उसको तो क्लियर हो चुका है। सुनते आप तो समझिए बीच बातों में, को। आप समझिए पहले को, बीच में लीगल इंडेमनिटी वाला इश्यू क्लियर हो चुका है, वो क्लियर हो चुका है। आप वहीं पे बैठे हैं, आप जनता को गुमराह करते हो, जनता अपने समय में बोल लेना। अरे अपने समय में क्या बार-बार झूठ बोल रहे हो यार? आप लीगल इंडेमनिटी का तो इश्यू क्लियर हो चुका है। चलिए ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है। डॉक्टर एमपी सिंह जी, मुझे ये बताइए, क्योंकि अभी जो टारगेट आप लोग लेकर के चल रहे हैं, और आज प्रधानमंत्री अगर इस बात को कहते हैं कि हम लोग अब इसको 21 जून से आगे बढ़ाने वाले हैं, यानी कि केंद्र सरकार इसका पूरा दायित्व ले रही है, क्या आपको लग रहा है कि यहां से जो वैक्सीनेशन ड्राइव है वो अब और सही तरीके से, तीव्र गति से हो पाएगा, और कैसे होगा, ये मैं आपसे भी समझना चाहूंगा, क्योंकि आप एक नोडल अधिकारी भी हैं। डॉक्टर एमपी सिंह जी। जी आयुष जी नमस्कार, और जितने भी पैनल में हमारे बड़े रिस्पेक्टेड बैठे हैं मैं सबको नमस्कार करता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो ये कदम उठाया गया ये बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि हमारा जो 18 से 44 का एज ग्रुप है वो काफी बड़ा है। अगर हम कंपेयर करें 45 प्लस या 60 प्लस से, या फिर जो हेल्थ केयर वर्कर और फ्रंट लाइन वर्कर, जब 16 जनवरी से ये टीकाकरण प्रारंभ हुआ था तो उस समय इतनी तेजी नहीं थी देखी गई थी, लोगों में इतनी उत्सुकता नहीं थी। अगर उनको वैक्सीनेशन के लिए हमें रिक्वेस्ट करना पड़ता था कि आप प्लीज सेंटर पे आइए और अपना टीकाकरण करवाएं। लेकिन जो ये ग्रुप है 18 से 44, ये इतने एक्टिव हैं या इतने जागरूक है कि अगर देखें कि अगर जैसे ही हम वैक्सीनेशन के लिए 18 से 44 का जिस दिन रखते हैं, अपने डिस्ट्रिक्ट की बात करूं मैं, तो वो 5 मिनट के अंदर ही सारा स्लॉट बुक हो जाता है अगर ऑनलाइन रखते हैं। या हमने 31 तारीख को जो ऑफलाइन रखा था जिले में, लगभग 8,300 लोगों ने बामुश्किल 2 घंटे के अंदर अपना टीकाकरण करवा लिया। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो हमारा अभी तक का आंकड़ा है गुड़गांव का, वो लगभग 7,56,000 कल तक की डेट तक का हमने कवर कर लिया था, और ये फर्स्ट डोज है 7,56,000,
जैसे हमारे पैनलिस्ट बैठे थे और उन्होंने भी बड़ी अच्छी बात कही कि फर्स्ट डोज लगा हुआ है, ये सेकंड नहीं है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि जो हमारा फर्स्ट डोज भी लग जाता है तो उसकी एंटीबॉडी अराउंड 40 to 45% डेवलप हो जाती है, और उसके बाद जो भी 28 दिन या फिर जो नई गाइडलाइन कोविशील्ड की है 12 सप्ताह से 16 सप्ताह के बीच में, तो वो फिर एंटीबॉडी अराउंड 90 के आसपास तक हमारा डेवलप होता है और 10% फिर भी रहता है। तो इसलिए बार बार ये कहा गया है कि आप अगर वैक्सीनेट हो गए हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरी तरह से सेफ हो। आपको कोविड का प्रोटोकॉल फॉलो करना है, आपको मास्क लगाना है, अगर आप भीड़ भाड़ की जगह में हो जरूर आपने मास्क लगाना है, इवन डबल या ट्रिपल मास्क आप बेसिक लगाओ, हैंड सैनिटाइज करो, भीड़ में जाने से बचो। तो अगर इस तरह के प्रोटोकॉल्स हम फॉलो करते हैं और जिस तरह से आज प्रधानमंत्री जी ने कहा है, तो बिल्कुल मुझे भी उम्मीद है कि ये स्पीड और पकड़ेगी, स्पेशली 18 से 44 एज ग्रुप के लिए। अगर वैक्सीन हमारे पास मैक्सिमम मात्रा में होगी तो हम उसी अनुपात में मैक्सिमम लोगों का टीकाकरण कर सकते हैं। ये बड़ी बात कही है प्रवीण अत्रे जी। एक तो देखिए एमपी सिंह जी ने भी इस बात को कहा कि वैक्सीन बड़ी मात्रा में होगी तभी हम इसको और तीव्र गति के साथ कर पाएंगे, और आप लोग भी अपना ये टारगेट लेकर चल रहे हैं कि हम दिसंबर तक वैक्सीनेट कर देंगे। इतनी बड़ी पॉपुलेशन को दिसंबर तक वैक्सीनेट करना, क्या उस लिहाज से प्रोडक्शन कैसे करेंगे, उसका कोई खाका, कोई प्लान अगर आप बता पाएं, क्योंकि सवाल अल्टीमेटली वहीं खत्म होता है, वैक्सीन होगी तो लोगों को लगेगी। प्रवीण अत्रे जी जवाब दें इसका। आज प्रधानमंत्री जी ने भी बड़ा स्पष्ट कहा कि इस वक्त देश के अंदर 7 वैक्सीन जो है वो प्रोडक्शन कर रही है, 3 वैक्सीन जो है वो ट्रायल हो रहा है, वो ट्रायल के अंदर है। आपको याद होगा जब स्पुतनिक हमारे देश में आई तो डॉक्टर रेड्डीज लैब के साथ उनका टाई अप हुआ, डॉक्टर रेड्डीज लैब ने प्रोडक्शन करना था, डॉक्टर रेड्डी लैब ने आगे 3 लैब के साथ टाई अप किया जो स्पुतनिक के लिए हमारे स्थानीय स्तर पे प्रोडक्शन करेंगे। मैंने पहले भी चर्चा में बताया था कि कोवैक्सीन के लिए जो भारत बायोटेक है उसने 5 अलग अलग कंपनियों से टाई अप किया जो कोवैक्सीन के बिहार पे प्रोडक्शन करेगी। तो जो प्रोडक्शन है वो बढ़ाना और जो वैक्सीन दुनिया में की जगह अवेलेबल है उसको देश में लाना, तो पूरा खाका स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से दिया भी गया था। मैंने आपको मंथ वाइज भी बताया था कि किस तरह से वैक्सीन की जो अवेलेबिलिटी है वो देश के अंदर बढ़ती जाएगी। दिसंबर महीने में हमारे पास 69 करोड़ डोजेज इन मंथ ऑफ दिसंबर होंगी। मैंने आपको पूरा डाटा दिया था उसको। लेकिन आयुष यहाँ पे 2 चीजें हैं, जैसे अभी बात कर रहे थे हमारे पंजेटा जी के लीगल इंडेमनिटी मांग रहे हैं, वो शायद ये भूल गए कि ब्रीथिंग टेस्ट वाज द इशू। लेकिन जब सरकार ने ब्रीथिंग टेस्ट के ऊपर उसको रिजॉल्व कर लिया, लीगल इंडेमनिटी को रिजॉल्व कर लिया, ये पुरानी बातें हैं, ये सब रिजॉल्व हो चुका है। मैं केवल ये कह रहा था कि हर कंट्री की अपनी वैक्सीन डिप्लोमेसी होती है, अंतरराष्ट्रीय उसके ऊपर बंधन होते हैं, जो टाइप्स होते हैं, उसके बाद वो इस बात के लिए इजाजत देता है कि उनकी डोमेस्टिक कंपनी इन लायबिलिटीज को खत्म करने के बाद किसको देना चाहे वो दे सकती है। इनको थोड़ा सा जानकारी पूरी दुरुस्त लेके आनी चाहिए, जनता को गुमराह नहीं करना चाहिए। अब बात आती है जो हमारे कांग्रेसी मित्र कह रहे थे, हालांकि एनएलडी वाले मित्र भी ये कह रहे थे कि साहब देखिए मैं चर्चा में इस बात को कहता रहा इसलिए मोदी जी ने मेरी बात मान ली, और हमारे कांग्रेस वाले मित्र कह रहे थे कि साहब ये कांग्रेस की डिमांड थी इसलिए मोदी जी ने मान ली और ये अच्छा कदम है। देखिए इनकी बहुत अच्छी बात है, आपने इस कदम को अच्छा बताया। लेकिन अब आपको यह समझना पड़ेगा कि आप तो 3 बार यू टर्न ले चुके हैं इस विषय पे। पहले आप ही ने कहा था डिसेंट्रलाइज करने के लिए, हमने डिसेंट्रलाइज कर दिया। आप ये कह रहे हैं कि हमने कहा था सेंट्रलाइज करने के लिए इसलिए आपने सेंट्रलाइज कर दिया। लेकिन हुआ ये था आयुष कि पंजाब जैसे प्रदेश के अंदर जब ये खबरें आनी शुरू हुई कि सरकार खुद मुनाफाखोरी के लिए वैक्सीन बेच रही है, राजस्थान से जब ये खबरें आनी शुरू हुई कि 11 लाख 11.5 लाख से ज्यादा वैक्सीन बर्बाद हो गई है, 10 दिन में वैक्सीन मिल रही है, छत्तीसगढ़ से जब ये खबरें आनी शुरू हुई कि 37% वैक्सीनेशन बर्बाद कर दी है, और ये सारे कांग्रेस शासित प्रदेश है, जब इस तरह की खबरें आनी शुरू हुई, उसके अलावा मैं आपने नहीं, लेकिन प्रवीण जी अभी भी तो देखिए दिक्कत यही है ना कि आप वैक्सीन तो प्रोवाइड करा देंगे, जहां जहां सरकारें अगर आप आरोप लगा रहे हैं तो एग्जीक्यूशन तो इनको ही करना ना, क्योंकि अभी भी राज्य सरकार ही तो वो वैक्सीन लगाएगी, वो इंफ्रास्ट्रक्चर तो इनके ही पास है, फिर आप कैसे कर पाएंगे? नहीं आयुष देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर होना और मॉनिटरिंग होना। आपको याद होगा जो 45 से अबव वाली जो वैक्सीन लग रही थी केंद्र सरकार की तरफ से मुफ्त, उसकी मॉनिटरिंग राष्ट्रीय स्तर पे हो रही थी। जो 18 से 44 तक की वैक्सीन जो प्रदेश अपने स्तर पे लगा रहे थे, वैक्सीन प्रदेश धीरे से डायरेक्ट अपने स्तर पे लगा रहे थे, उसकी मॉनिटरिंग प्रदेश स्तर पे हो रही थी। आप समझिए कॉन्स्टिट्यूशन, यही बात का तो हवाला दिया गया था डिमांड करते वक्त, ये कहा गया था कि स्वास्थ्य जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर स्टेट का सब्जेक्ट है, इसलिए इसको सेंट्रलाइज कीजिए। अब समझिए बात क्या है, राजस्थान के अंदर देखिए जनवरी फरवरी मार्च, आपको याद होगा जिस वक्त प्रधानमंत्री जी ने जनवरी में ये बात कहना शुरू किया कि सेकंड वेव आ सकती है, पूरे सारे प्रदेश अपनी अपनी तैयारी कर लीजिए। बाकायदा इस बात की तरफ से केंद्र सरकार ने मुख्यमंत्रियों की बैठक में भी ये बात की। केंद्र सरकार ने जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने राजस्थान को जो वैक्सीन प्रोवाइड कराई है वो करवाई थी 1 करोड़ 60 लाख।
आपको हैरानी होगी, यूज कितनी की? मात्र 57 लाख। मैं आपको ये आंकड़ा इसलिए दे रहा हूँ कि सब समझ में आएगा कि हो क्या रहा था। इसी तरह से पंजाब के गरीब को चुप कराइए भाई, इनको चुप कराइए, परेशान शुरू गर्ग साहब देखिए, अभी तो आप दबाव बना रहे थे, अभी तो आपने दबाव बनाया, प्रधानमंत्री ने मान लिया। प्रवीण अत्रे जी की बात तो सुनिए भाई, पता तो चलना चाहिए ना कितना मिला था, कितना लगाया आपने। ठीक है गर्ग साहब, एक सेकंड में आऊंगा भी आपके पास। प्रवीण जी बहुत जल्दी से कंप्लीट करें, पंजेटा जी को भी कुछ बोलना है, मुझे उनको भी समय देना। प्रवीण जी कंप्लीट करें। देखिए वही मैं कह रहा हूँ कि ये राजस्थान की स्थिति थी। पंजाब के अंदर केंद्र सरकार ने 3 महीनों के अंदर 29 लाख डोजेज उपलब्ध करवाई, लेकिन यूज कितनी हुई? मात्र 8 लाख डोजेज। ये पंजाब की स्थिति थी। छत्तीसगढ़ के अंदर केंद्र सरकार ने 43 लाख डोजेज उपलब्ध कराई और यूज कितनी हुई? 19 लाख। महाराष्ट्र के अंदर केंद्र सरकार ने 1 करोड़ 43 लाख डोज अवेलेबल कराई, यूज कितनी हुई? मात्र 62 लाख। अब आप समझिए, 3 महीने जनवरी, फरवरी, मार्च केंद्र सरकार ने जो वैक्सीन उपलब्ध करवाई, इन लोगों ने वो वैक्सीन यूज नहीं की, उस वैक्सीन को पूरी तरह से लगाया नहीं। इसके 2 असर हुए। पंजाब के अंदर वैक्सीन प्राप्त नहीं लगी, आंदोलन के अंदर किसान आ रहे थे, कोरोना फैलने का कारण सबसे बड़ा बना। और ये वैक्सीन ना लगाना, मैं तो इसको साजिश भी मानूंगा। ये कांग्रेस शासित प्रदेशों की साजिश है कि इन्होंने वैक्सीन क्यों नहीं लगाई। चलिए बजरंग दल जी, अभी तो आप कह रहे थे कि आप लोग इस बात को उठाते रहे, लेकिन भाई वैक्सीनेशन के वेस्टेज को लेकर के तो सवाल हैं। बजरंग दास गर्ग जी, वैक्सीन को अगर आप लोगों ने वेस्टेज नहीं किया होता, क्योंकि जहां जहां सरकारी जिम्मेदारी आपकी भी है, अगर वेस्ट नहीं किया होता, वो लग जाती तो कम से कम उतने ही लोग सिक्योर हो जाते। गर्ग साहब जवाब दें। आयुष कम से कम कोरोना फैलने में बचा लेगा, कोरोना फैलता। ठीक है गर्ग साहब, ठीक है गर्ग साहब, वैक्सीन को वेस्ट क्यों किया गया? एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि वैक्सीन नहीं दे रहा है केंद्र, दूसरी तरफ जब वैक्सीन आपको मिल रही है तो आप उसको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, क्यों भाई? आयुष जी मेरी बात समझिए, ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी कोरोना की बात कर रहे थे। प्रधानमंत्री जी कोरोना की बात नहीं कर रहे थे, कोरोना बंगाल में फैला रहे थे, लाखों लोगों ने रैली करके ममता बनर्जी से लड़ाई कर रहे थे। जहाँ आप पंजाब की बात कर रहे हो, पंजाब का आंकड़ा देख लो, पंजाब का आंकड़े के हिसाब से आज भी कोरोना बहुत कम है। यहाँ कोरोना यहाँ ये यहाँ सिर्फ हमारे मुख्यमंत्री जी, हरियाणा के मुख्यमंत्री जी बात करते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री कहते हैं वैक्सीन धीरे धीरे लगाइए, वैक्सीन मुख्यमंत्री कहते हैं वैक्सीन धीरे धीरे वैक्सीन लगाए ताकि लोगों को ये लगे अरे तो चुप कराओ, अरे तो चुप कराओ, आयुष जी को चुप कराओ, इनको बोलने की फुजूल आदत पड़ी है। आप ये किसी बोलने नहीं देते, अपनी अपनी मारते हैं। आप इनसे जो पूछिए चलिए बजरंग दास गर्ग जी, देखिए ये बात तो चलिए प्रवीण अत्रे जी अगर आपको कह रहे होते, टोका टोकी भी कर रहे। देखिए रजत पंजेटा जी ने भी इस बात को कहा कि कांग्रेस को स्मार्ट वर्क करना सीखना चाहिए। वैक्सीन धीरे धीरे लगाएं, सारा क्रेडिट मत लीजिए, पूरे विपक्ष ने ये बात कही, पूरे विपक्ष ने ये बात कही, तब हो सकता है कि हाँ भाई प्रधानमंत्री ने कहा कि चलिए हम ही करते हैं। सिर्फ क्रेडिट कांग्रेस पार्टी को नहीं लेना चाहिए। इससे बड़ी शर्म की बात हरियाणा के मुख्यमंत्री जी हो सकती है, ये बात करते हैं। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है गर्ग साहब, मुझे लग रहा था कि कुछ तार्किक बात हो जाएगी। ठीक है, बयान और आरोप प्रत्यारोप में मुझे नहीं फंसना है, होगा कैसे? अगर आप भी बेहतर कुछ बता पाते तो मैं आपके पास रहता। पंजेटा जी, ठीक है, पंजेटा जी, पंजेटा जी, ठीक है, पंजेटा जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, रजत पंजेटा जी, रजत पंजेटा जी, आप तो अत्रे जी की तरह मत कीजिए। ठीक है। अरे गर्ग साहब भाई, ये इनेलो वालों की बात भी सुन ले आप। गर्ग जी आप, गर्ग जी आप तो अत्रे जी की तरह डिस्टर्ब ना करो प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज। गर्ग जी कोई बात नहीं गर्ग जी, चलिए ठीक है, पंजेटा जी अपनी बात रखें। ठीक है, आप दोनों लोग शांत हो जाए थोड़ा सा भाई, पंजेटा जी को बोलने दें। ठीक है, अब रजत पंजेटा जी को मैं समय दे रहा हूँ। ठीक है, आप दोनों लोगों ने अपनी बात रख ली, आप दोनों लोगों ने रख ली अपनी बात। गर्ग साहब आपने भी रख ली, प्रवीण जी आपने भी रख ली। ठीक है, आप रजत पंजेटा जी। देखिए आयुष जी, थैंक यू आयुष जी। देखिए जो आप ये डिसेंट्रलाइजेशन वाली बात हो रही थी, तो स्टेट गवर्नमेंट्स ने जब टेंडर ओपन किया, हरियाणा गवर्नमेंट ने भी टेंडर ओपन किया, तो जो ये फाइजर और मॉडर्ना, इन्होंने कहा कि हम स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ डील नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ डील करेंगे। और अत्रे जी
अभी को मैं बताना चाहूंगा कि पिछले साल फाइजर और मॉडर्ना ने दोनों ने इंडियन गवर्नमेंट को, जब सारे ग्लोबली लोग पूरे विश्व में बुक करा रहे थे अपनी वैक्सीन को, तो मॉडर्ना और फाइजर ने इंडिया की गवर्नमेंट को अप्रोच किया था। तब ये वैक्सीन गुरु बनने के चक्कर में और बाहर देश में एक्सपोर्ट करने में लगे रहे वैक्सीन को 6.5 करोड़, तभी तो हमारे पास किल्लत आई। ठीक है, तब ये नहीं जागे। अत्रे जी को मैं एक बात बताना चाहूंगा कि अभी एक स्टडी आई थी। अत्रे जी बीच में नहीं, बाद में बताना जो झूठ बोल रहा हूँ, बाद में अपनी टर्म में, अपनी बारी में बताना मैं क्या बोल रहा हूँ। आपकी जानकारी के लिए मैं एक बात बताना चाहता हूँ। आपके बच्चे होंगे, उनके लिए जो 12 से अगर 18 वर्ष की आयु के बीच में है, तो एक स्टडी आई है, फाइजर की वैक्सीन जो है वो 100% इफेक्टिव है। ये मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाह रहा हूँ। अमेरिका ने क्यों नहीं लगवाती भाई? शुरू क्यों नहीं कर दिया? अरे अमेरिका लगा रही है अपनी पॉपुलेशन को। झूठ बोल रहे हो भाई, इतना झूठ मत बोलो। अरे मैं स्टडी बता रहा हूँ आपको, मैं आपको स्टडी बता रहा हूँ। भाई वो ट्रायल कर रहा है, अमेरिका ने क्यों नहीं किया? अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, एक मिनट, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो पंजेटा जी देखिए, थोड़ा सा मुझे लग रहा, थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन हो जाए। पंजेटा जी, वो ट्रायल के फेज में है या आप ये पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि नहीं वो लगा ही रहे हैं, वो ट्रायल के फेज में, जहां तक मेरी भी जानकारी। आयुष जी पहले सुनिए मेरे शब्दों को। इंडिया में ट्रायल के फेज में है। अभी आप गूगल कीजिए, यूएस की स्टडी है कि फाइजर की जो वैक्सीन है वो 10 से जो हमारा 12 से 18 के बीच में आयु, 12 से 18 है या 10 से 18 है, वो आप गूगल कर लीजिए अभी, उसके बीच में 100% इफेक्टिव है। तो अगर रिजल्ट किसी वैक्सीन के अच्छे है तो अच्छी बात है, इसमें क्या है? नहीं पंजेटा जी, वहां पे लगी है, बाद में अपनी बारी में अपनी बारी। अत्रे जी ने, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगर कोई अच्छी बात होगी तो ठीक है, बिल्कुल उस पर गूगल भी होगा और उस पर रिसर्च भी होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ठीक है, आगे बढ़ते हैं पंजेटा जी। ठीक है, बिल्कुल, हाँ जी, ठीक है आयुष जी, थैंक यू सो मच। अत्रे जी ने पिछली डिबेट में ये भी कहा कि अमेरिका को अपनी पॉपुलेशन को पहले वैक्सीनेट करना था, इसीलिए उन्होंने रोक लगा के रखी। तो हम भी तो बार बार आपको यही कह रहे हैं कि आप बाहर एक्सपोर्ट ना कीजिए। ठीक है, अत्रे जी ने हैदराबाद की अपने सिटीजन को सेफ सुरक्षित रखना। पहले तो हम भी तो यही कहते हैं, अपने सिटीजन आप एक्सपोर्ट ना कीजिए। अरे हम भी तो ये कह रहे हैं कि आप 6.5 करोड़, बीच में नहीं। अत्रे जी एक मिनट, आपने जो बोला मैंने वही कहा। मैं आपसे बात नहीं कर रहा, मैं आयुष जी को एड्रेस, अत्रे जी को एड्रेस नहीं कर रहा, मैं आयुष जी को एड्रेस कर रहा हूँ डिबेट के अंदर। ठीक है जी, अत्रे जी ने कर दूं, मैंने बताया। एक मिनट, बाद में करना, बाद में, पहले नहीं, बाद में। मैं आपको ये नहीं, बाद में करना, आप अपनी बारी में करना। उसके बाद इन्होंने ये कहा कि जो हैदराबाद की है, जो बायोलॉजिकल ई कोविड वैक्सीन के बारे में इन्होंने 1200 करोड़ का, अरे बायोलॉजिकल ई पूरा नाम है उसका। अरे यार हद होगी अत्रे जी आपकी, भाई को डिस्टर्ब करने की। आपकी बारी में इतना ज्यादा डिस्टर्ब तो कोई भी नहीं करता। आप तो छोटे छोटे बच्चों से भी परे हटते हो। ठीक है, चलिए पंजेटा जी, देखिए समय फिर मेरे पास खत्म हो रहा है। आज भी आपकी बात अधूरी रह जाएगी, कल चर्चा में फिर हो सकता है कि यहीं से शुरू हो। अत्रे जी नहीं, मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। पंजेटा जी जल्दी से कंप्लीट करें। आयुष जी इंटरनेट पे कोई भी चेक कर सकता है, मेरी आदत नहीं है झूठ बोलने की यहाँ पे। तो वो जो वैक्सीन है हैदराबाद वाली, इन्होंने 1200 करोड़ का था, 1500 करोड़ का वो है ना। वो अभी तक मैं आपको बताना चाहूंगा, वो अभी तक अप्रूव भी नहीं हुई है ना, उसका लाइसेंस हुआ है, और वो अभी अंडर क्लिनिकल ट्रायल है। ये अत्रे जी को मैं बताना चाहूंगा। दूसरा, गवर्नमेंट ने उसको कितना एडवांस दिया, ये चेक करो पहले गूगल में, ये चेक कर लो जी अपनी बारी। चलिए ठीक है, मैं एक फाइनल रिएक्शन डॉक्टर एमपी सिंह जी से लूंगा। डॉक्टर एमपी सिंह जी, मुझे बताइए कि क्या हम जो टारगेट लेकर के चल रहे हैं और अभी जो मौजूदा स्थिति है, या आज प्रधानमंत्री ने भी जिन बातों को कहा कि कुछ फेजेस में अभी हम लोग और आगे जा रहे हैं और कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो कि आ रही हैं, तो हो सकता है कि हम लोग का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ेगा। क्या हम लोग ये मान के चलें कि जो दिसंबर तक का टारगेट है, जो कि आप नोडल अधिकारी हैं, हो जाएगा? बिल्कुल आयुष जी, अगर मैं कहूं कि अभी जैसे हमारे पैनलिस्ट बात कर रहे थे, तो मैं ये भी बताना चाहता हूं, शायद उनको पता भी होगा कि जो हमारी स्वदेशी वैक्सीन है कोवैक्सीन, भारत बायोटेक द्वारा जो बनाई गई है, इस पे भी क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है बच्चों को लेके। एज ग्रुप उसमें भी यही है 10 से 18 साल का, और हो सकता है, उम्मीद करते हैं कि वो भी क्लियर हो जाएगा और उसको अप्रूवल मिल जाएगी। और बिल्कुल हमारे पास सफिशिएंट मैन पावर है, हमारे गवर्नमेंट के अंदर इतनी मैन पावर है
कि अगर हमारे पास जैसी वैक्सीन आ रही है उस अनुपात में हम उनको वैक्सीनेट कर सकते हैं। इवन प्राइवेट से हमें कोई हेल्प लेने की जरूरत नहीं है। सफिशिएंट मैन पावर, अगर मैं अपने जिले की बात करूं तो 300 एनएम है, यानी 300 अगर एक एनएम 100 वैक्सीनेट करती है तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि 30,000 में एक दिन में वैक्सीनेशन हो सकता है। तो हमारे स्किल्ड मैन पावर है और उम्मीद रखता हूं कि बिल्कुल जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि वैक्सीन जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से सप्लाई होगी। अगर मैं जिले की बात करूं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हमारे पास काफी वैक्सीन हैं जो आज की तारीख में हमारे जिले के अंदर है। तो अगर माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है तो वो वैक्सीन हो सकता है जो 45 प्लस की है वो 18 से 44 में हम यूज कर लें, और ऐसा होता है तो डेफिनेटली ये काफी अच्छा है। बिल्कुल, चलिए एमपी सिंह जी, आपकी इसी बात के साथ आज की चर्चा में यही समाप्त करूंगा। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप लोगों ने समय निकाला जिस चर्चा का हिस्सा बने। हालांकि सभी ये उम्मीद करते हैं कि जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है वो और बेहतर तरीके से आगे चले, और आज प्रधानमंत्री की तरफ से भी जो बातें कही गई हैं अब वो धरातल पर किस तरीके से उतरती हैं और कैसे जो टारगेट लेकर चले हैं वो पूरा होता है, ये भी देखना बेहद दिलचस्प होगा। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।